दोस्तों, कहानी की शुरुआत साल 1850 में कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर से होती है, जहां पर एंजल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत वेश्या रहती थी। और ये कोई आम वेश्या नहीं थी। इसके साथ रात बिताने के लिए लोगों को लॉटरी के जरिए चुना जाता था और जिस भी आदमी का नंबर उस लॉटरी में निकलता था वो खुद को बहुत ही खुशनसीब समझता था, क्योंकि एंजल की पिंकी मिलना हर किसी के नसीब में नहीं था। इसके बाद हम एंजल को देखते हैं, जो बहुत ही दुखी और लाचार दिखाई दे रही थी। वह सोच रही थी कि ये आदमी भी कितने अजीब होते हैं, एक लड़की की पिंकी बजाने के लिए कैसे मरे जा रहे हैं। और तभी वह अपने बचपन के दिनों को याद करती है, जब वह अपनी माँ नीना के साथ रहती थी। वह आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसका बाप एलेक्स उससे पहली बार मिलने आ रहा था। लेकिन जब एलेक्स वहाँ पर आता है तो वह अपनी बेटी से ठीक से बात भी नहीं करता और उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है। जिसके बाद वो गुस्से में नीना से कहता है कि तुम सिर्फ मुझे मजे देती हो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो और ना ही बनने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरा है या किसी और का। जो सुनकर नीना उस पर भड़क जाती है और उसे गंदी गंदी गालियां बकने लगती है, जिस पर एलेक्स भी गुस्से में आकर उसे बहुत पीटता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं ये सारी बातें एंजल भी बाहर से सुन रही थी और पहली बार अपने बाप का ऐसा रूप देखकर वह रोने लगती है। पर तभी नीना वहाँ पर आकर उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और याद रखना, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करती हूँ। जो सुनकर एंजल को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद नीना को एलेक्स की एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था कि उसने नीना से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। उसने ये घर भी बेच दिया था और आज के बाद वो नीना और एंजल से कभी नहीं मिलेगा। जो सब पढ़कर नीना को बहुत दुख होता है। जिसके बाद वह अपना सामान पैक करती है और एंजल को लेकर उस घर से निकल जाती है। आगे वो अपना गुजारा करने के लिए अपने सारे गहने जॉन नाम के एक झोरी को बेचने जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके सारे गहने तो नकली थे। जॉन कहता है कि इन गहनों की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम बहुत कीमती हो। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं, साथ ही तुम्हें रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। अब बेचारी नीना के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद जॉन सबसे पहले तो खुद उसकी पिंकी बजाता है और फिर उसे धंधे पर बिठा देता है, ताकि वो दोनों पैसे कमा सकें। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद नीना को एक गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं अपनी माँ को इस तरह तड़प तड़प कर मरते देखकर एंजल बहुत रोती है, क्योंकि उसके पास अब परिवार के नाम पर कोई नहीं था और इतनी छोटी उम्र में उसे खुद ही अपनी देखभाल करनी थी। तभी कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर हम माइकल नाम के एक किसान को देखते हैं, जो एक बहुत ही धार्मिक लड़का था। वह रोज चर्च जाके प्रार्थना करता था और फिर अकेले ही अपने खेत का सारा काम करता था। ऐसे ही एक दिन वह चर्च जाकर गॉड से अपने लिए एक लड़की मांगता है। कहता है कि रोज हाथ गाड़ी चला चला कर मेरी हाथों की लकीरें घिस गई हैं, इसलिए मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो दिन में मेरे खेत में मजदूरी करे और रात को मैं उसके खेत में मजदूरी करूं। इसके अलावा वो मुझसे सच्चा वाला प्यार करे और जिंदगी भर मेरा साथ निभाए। फिर उसी शाम जब माइकल अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है, तभी उसकी नजर एंजल पर पड़ती है, जो घूमने के लिए बाजार में निकली थी। और यहाँ पहली नजर में ही माइकल को एंजल से प्यार हो जाता है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि भाई ये टोटा माल कौन है, जिस पर उसका दोस्त एडम बताता है कि ये शहर की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की है, जिसकी पिंकी बजाने के लिए लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। जो सुनकर माइकल को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो मेरा हर एक चूतिया दोस्त कहता है कि भाई मुझे उसके पास्ट से कोई मतलब नहीं है, अगर ये मुझे मिल गई तो मैं इसे रानी बनाकर रखूंगा। फिर उसी रात जब एंजल की मजदूरी वाली एक शिफ्ट खत्म होती है, तभी वहाँ उसकी बॉस का एक मुस्टंडा बॉडीगार्ड आता है, जो हर शिफ्ट के बाद उसे पैसे लेने आता था। लेकिन आज उसे रोज के मुताबिक पैसे बहुत कम लग रहे थे, इसलिए वो गुस्से में एंजल से पूछता है कि साली छिनार, तूने बाकी के पैसे कहाँ छुपाए हैं। इस पर एंजल कहती है कि अबे भड़वे अपना काम कर। जो सुनकर वो मुस्टंडा उसे पीटना शुरू कर देता है और उसे बाथटब में डुबाने लगता है। पर तभी वहाँ पर एंजल की मालकिन मेलोडी आती है और उस बॉडीगार्ड से कहती है कि भीसड़ी के तू ये क्या कर रहा है, अगर एंजल को एक खरोच भी आ गई तो बाहर खड़े उसके आशिक तुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अपने गुस्से को डाल अपनी गिंड में और इसे दूसरी शिफ्ट के लिए तैयार कर। फिर थोड़ी देर बाद एंजल फिर से अपने मजदूरी वाले काम के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ इस बार उसके खेत में मजदूरी करने माइकल आता है। एंजल उससे पूछती है कि बता मेरी जान, मैं तुझे कैसे खुश कर सकती हूँ, तू जो बोलेगा मैं वही करूंगी। माइकल कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ, मैं एक छोटा मोटा किसान हूँ और अपने फार्म पर अकेला रहता हूँ, वैसे क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। जो सुनकर एंजल हंस पड़ती है, कहती है कि चूतिए यहाँ सुहागरात पहले मनाई जाती है और शादी बाद में की जाती है, वैसे गलती तेरी भी नहीं है, ये मेरे आज का 10वां प्रपोजल है। यहाँ रोज तेरे जैसे सैकड़ों मर्द आते हैं, मेरे साथ सुहागरात मनाते हैं और फिर मुझसे शादी के लिए पूछते हैं।
चल तेरा टाइम खत्म हुआ, अब निकल यहाँ से, और उसे अपने रूम से निकाल देती है। लेकिन अगले दिन माइकल दुगने पैसे देकर एंजल से मिलने फिर से आ जाता है। एंजल कहती है कि तू तो गरीब किसान था, फिर तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया। माइकल कहता है कि तू वो सब छोड़, मुझे पहली नजर में ही तेरे से प्यार हो गया था और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चले, हम शादी करके साथ में रहेंगे और तुझे भी इस नरक से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन एंजल उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, कहती है कि तू अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है, अगर तुझे मजे करने हैं तो मजे कर, वरना यहाँ से चलता बन, मैं कभी भी तेरे से शादी नहीं कर सकती। इतने में माइकल का समय खत्म हो जाता है और तभी वहाँ पर वही मुस्टंडा बॉडीगार्ड आकर उसे बाहर निकाल देता है। फिर अगले दिन माइकल एडम से मिलकर उसे सारी बात बताता है, जिस पर एडम उसे कहता है कि भाई एंजल तेरे लिए सही लड़की नहीं है, यहाँ तक कि मैंने भी उसकी पिंकी बजा रखी है, एक बार सोच ले भाई, तुझे एकदम फटा हुआ और ढीला सामान मिलेगा। जिस पर माइकल कहता है कि कोई बात नहीं, पर मैं शादी तो इसी से ही करूंगा। जिसके बाद रात होते ही वो फिर से उससे मिलने पहुंच जाता है। इस बार वह उसे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तू इस नरक से निकलना क्यों नहीं चाहती, क्या तू मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती या तेरे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। इतना कहकर वो उसे एक किस करता है और पूछता है कि क्या तुझे अभी भी मेरा प्यार महसूस नहीं हुआ। जिस पर एंजल कहती है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती और ना ही तुझसे शादी करना चाहती हूँ, तू बस एक मामूली किसान है और कुछ नहीं। जो सुनकर माइकल की गिण जल जाती है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से कहानी फिर से एंजल के बचपन में चली जाती है, जहाँ एंजल की माँ की मौत के बाद जॉन उसे दूसरे शहर में ले जाता है। दरअसल वो उसे यहाँ पर बेचने के लिए लाया था, लेकिन तभी एंजल को देखकर वहाँ पर धंधा करने वाली एक औरत पिंकी जॉन से कहती है कि इस मासूम लड़की को कहीं और ले जा, ये जगह इसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जॉन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे लेकर उनके बॉस रॉबिन के पास चला जाता है। वो रॉबिन से कहता है कि इस लड़की को तू रख ले और बदले में मुझे पैसा दे दे। लेकिन तभी रॉबिन के इशारे पर उसका एक आदमी जॉन को मार डालता है, जो देखकर एंजल डर जाती है। पर तभी रॉबिन उसे कहता है कि अब से तू मेरे लिए काम करेगी, और इस तरह वो उसे डरा धमकाकर अपने पास रख लेता है। फिर कुछ सालों बाद जब वह थोड़ी बड़ी हो जाती है तो रॉबिन उसे भी मजदूरी वाले काम पर लगा देता है। अब धीरे धीरे एंजल के दिल से मर्दों का डर खत्म हो चुका था और उसे विश्वास हो गया था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, जिन्हें सिर्फ रात को खुदाई करने के लिए एक खड्डा चाहिए होता है। फिर ऐसे ही एक दिन वहाँ पर एलेक्स आता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एंजल उसकी बेटी है। जिसके बाद वो उसको लेकर कमरे में आता है और पूरी रात उसकी पिंकी बजाता है। लेकिन अगली सुबह जब एंजल उसे सच्चाई बताती है तो एलेक्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह खुद को कोसने लगता है क्योंकि उसी की वजह से एलेक्स की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, इसलिए वो खुद को दोषी मानते हुए आत्महत्या कर लेता है। इसी बीच पिंकी एंजल को कुछ पैसे देकर कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, और एंजल भी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही ये बात रॉबिन को पता चलती है तो वह पिंकी को मरवा देता है। जिसके बाद हम एंजल को एक शिप में बैठे हुए देखते हैं जो इस शहर से कहीं दूर जा रही थी। उस शिप में कुछ और लड़कियां भी होती हैं जो उससे बातें करने लगती हैं और धीरे धीरे करके उससे दोस्ती भी कर लेती हैं। लेकिन फिर जैसे ही एंजल दूसरे शहर में पहुंचती है वो लड़कियां उसे मार मार कर बेहोश कर देती हैं और उसके पैसे चुरा कर भाग जाती हैं। पर तभी वहाँ पर धंधा करने वाली एक औरत मेलोडी उसे बचा लेती है और अपने पैलेस पर लाकर उसे धंधे पर बिठा देती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ एंजल की तबीयत खराब हो रखी थी। तभी उसकी एक दोस्त वहाँ पर आती है और पूछती है कि तुझे क्या हो गया। एंजल कहती है कि मैं माइकल के बारे में सोच सोच कर कमजोर हो गई हूँ, शायद मुझे भी उससे प्यार हो गया है, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं ये काम छोड़ दूंगी। एंजल ने अपनी जीवन भर की कमाई मेलोडी के पास संभाल कर रखी हुई थी, इसलिए वो मेलोडी से अपने पैसे मांगने जाती है। लेकिन मेलोडी तो उसे जाने से ही मना कर देती है, कहती है कि तुम यहाँ से जाकर क्या करोगी, मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छा खाना, कपड़े और रहने की जगह दे रही हूँ, बाहर जाकर तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन एंजल ने अपना मन बना लिया था। वो उससे कहती है कि मुझे बस मेरे पैसे दे दो, बाकी मैं खुद देख लूंगी। जो सुनकर मेलोडी को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, अगर तुझे यहाँ से जाना है तो ऐसे ही जाना होगा। जिस पर एंजल को भी गुस्सा आ जाता है और वह उसे कहती है कि साली कुतिया मेरे पैसे दे, वरना मैं तेरे जंगल में आग लगा दूंगी। पर तभी मेलोडी वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है और उसे कहती है कि इस बहन की दीनी की अच्छे से खातिरदारी करो। जिसके बाद वो मुस्टंडा एंजल को वहाँ से ले जाता है और उसे बहुत मारता है। फिर उसी रात माइकल को एक सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ तो बुरा हो रहा है, और फिर अगले ही सुबह वह पैलेस में जाता है और देखता है कि एंजल की हालत बहुत खराब थी। जो देखकर माइकल गुस्सा हो जाता है और मेलोडी से कहता है कि अब तो मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मेलोडी कहती है कि एंजल पर मेरा बहुत कर्जा है और वो कर्जा चुकाए बिना कहीं नहीं जा सकती। जिस पर माइकल मेलोडी को एंजल के कर्जे से 3 गुना ज्यादा पैसे दे देता है। फिर वो एंजल को अपनी माँ की अंगूठी देकर पूछता है
कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर एंजल भी तुरंत हाँ कर देती है। इसके बाद माइकल एंजल को उठाकर अपने फार्म पर ले आता है। वहीं कुत्ते की तरह मार खाने की वजह से एंजल की हालत बहुत खराब थी। वह माइकल से पूछती है कि तुमने मेलोडी को इतने सारे पैसे क्यों दिए, जिस पर माइकल कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मुझे बस तुम्हें उस नरक से बाहर निकालना था। पर तभी एंजल उसकी अंगूठी वापस कर देती है और कहती है कि मैं ठीक होने के बाद तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी, जिसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनना चाहती। माइकल ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि शादी करने से कोई किसी का गुलाम नहीं बनता, बल्कि तुम तो यहाँ पर रानी की तरह रहोगी। जिसके बाद वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, जिन्हें देखकर एंजल पूछती है कि क्या ये तेरी पत्नी के हैं। माइकल कहता है कि ये मेरी बहन के थे, लेकिन 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। अब बस उसका पति पॉल और मैं ही यहाँ पर रहते हैं। वैसे अभी पॉल दूसरे शहर गया है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एंजल उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत खराब होने की वजह से वह गिर जाती है। जिसके बाद माइकल उसका ख्याल रखने लगता है। फिर ऐसे करते करते 3 हफ्ते बीत जाते हैं और अब एंजल भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर एक रात जब माइकल उसे देखने आता है, तभी एंजल उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि अब तुम्हारा कर्जा उतारने का टाइम आ चुका है, जो कहकर वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। लेकिन माइकल उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था कि मैं तुम्हारी पिंकी मार सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं वो तुम्हारे दिल में भी हों, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जो सुनकर एंजल को बहुत अच्छा लगता है। वह बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ गॉड से बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें नरक से भी बुरी जिंदगी मिली, इसलिए मैं गॉड पर विश्वास नहीं करती। फिर अगली सुबह जब माइकल फार्म पर काम कर रहा था, तभी एंजल वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी वाला काम तो नहीं कर सकती, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे फार्म पर काम कर सकती हूँ। जिस पर माइकल भी मान जाता है। इसके बाद वो उसे सारी चीजें सिखाता है, जैसे अंडे लाना, मुर्गी पालना, मछली पकड़ना और खेती करना। जिसके अलावा भी वो उसे कई सारे काम सिखाता है। वहीं इन कामों को करने में एंजल को भी मजा आने लगा था। फिर एक रात माइकल उसे जगाकर कहता है कि चलो हमें कहीं जाना है। एंजल कहती है कि यार थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, हम सुबह चल लेंगे, लेकिन माइकल उसकी कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद वो उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और वहाँ से एक खूबसूरत सनराइज दिखाता है। कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ, इसी सनराइज की तरह जिसमें बहुत सारे रंग हों। एंजल कहती है कि अभी तो तुम मेरे प्यार में बिजली गेंद हो रखे हो, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी की थोड़ी भी सच्चाई पता चली ना तो तुम्हारी फटकर 464 हो जाएगी। माइकल कहता है कि मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है और वो जिंदगी तुमने खुद नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम अपनी मनचाही जिंदगी चुन सकती हो। एंजल कहती है लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो लेकिन मेरी पिंकी नहीं बजाते। माइकल कहता है कि मैं बस इंतजार कर रहा था तुम्हारे दिल में भी वही एहसास होने का, जो कहकर वो उसे चूसना शुरू कर देता है। इसके बाद वो दोनों घर पर आते हैं, जहाँ पर माइकल पहली बार एंजल के खेत में दबाकर मजदूरी करता है। फिर अगले दिन फार्म पर उसका भाई पॉल आता है और माइकल से मिलता है। दरअसल पॉल किसी काम के चलते दूसरे शहर गया हुआ था। फिर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, जिस दौरान माइकल उसे बताता है कि भाई मैंने शादी कर ली है। पॉल कहता है कि वाह भाई तेरा सही है, वैसे मुझे उससे मिलाएगा नहीं। फिर जब माइकल उसे एंजल से मिलवाता है तो पॉल उसे पहचान लेता है, क्योंकि किसी समय पर उसने भी इसकी पिंकी मारी हुई थी, लेकिन उस समय वह माइकल से कुछ नहीं कहता। आगे माइकल के जाने के बाद वो एंजल से कहता है कि मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ कि तू कौन है और क्या काम करती है। माइकल एक बहुत अच्छा लड़का है और उसे एक अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, ना कि तेरे जैसी कोई धंधे वाली। एंजल कहती है कि तेरा भाई खुद ही मेरे पास दुम हिलाते हुए आया था और सब कुछ जानने के बाद ही उसने मुझे अपनाया है, लेकिन पॉल उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो माइकल के पास जाता है और उसे कहता है कि तुझे पता भी है वो लड़की एक धंधे वाली है, पता नहीं वो कितनों का लेकर बैठी है और तू उसके पीछे बिजली गेंद हो रखा है। जो सुनकर माइकल उसे एक घुसंड मारता है और कहता है कि भीसड़ी के अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो मैं तेरी गेंद तोड़ देता। अगर आज के बाद तूने एंजल के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं तुझे मार डालूंगा। पर तभी अचानक वो उससे माफी मांगने लग जाता है। कहता है कि भाई अगर तू चाहे तो शहर जाकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकता है और पहले की तरह एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। इसके बाद जब माइकल और एंजल साथ में होते हैं तब माइकल उसे बताता है कि अगले हफ्ते पॉल शहर जा रहा है और फिर हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। जिसके बाद वो एंजल के करीब आता है और कहता है कि मेरी जान, मैं तेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे 10-15 बच्चे हों और हम जिंदगी भर खुश रहें। लेकिन एंजल कभी भी माँ नहीं बन सकती थी और ये बात माइकल को भी नहीं पता थी। जिसके बाद कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एक बार एंजल गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी, जो देखकर रॉबिन बहुत गुस्सा हुआ और ऐसा फिर से ना हो इसलिए रॉबिन ने एक डॉक्टर को बुलाया और एंजल को जिंदगी भर के लिए बांझ बना दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब एंजल फार्म के
सभी कामों को बड़ी आसानी से करने लगी थी। यहाँ तक कि उसने मछली पकड़ना भी सीख लिया था। लेकिन इस सब के बाद भी वो खुद को माइकल के काबिल नहीं मानती थी, क्योंकि उसके मुताबिक माइकल जैसा लड़का उससे कई गुना अच्छी लड़की डिजर्व करता था। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो अपना रास्ता भटक गए थे। इनमें से एलिजाबेथ नाम की एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसकी हालत बहुत खराब थी, जो देखकर माइकल और एंजल उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें अपने घर ले आते हैं और उन्हें खाना देते हैं, जिस पर एलिजाबेथ उनका बहुत शुक्रिया करती है। इसी बीच उसकी बड़ी बेटी मरियम एंजल से पूछती है कि तुम दोनों कैसे मिले थे, जिस पर एंजल भी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो पहले क्या करती थी और ये दोनों कैसे मिले थे। और इसी दौरान उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और फिर एक दिन एलिजाबेथ एक बेटे को जन्म देती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन जब माइकल और मरियम बच्चे के साथ खेल रहे थे, तभी उन दोनों को साथ में देखकर एंजल की गिंड जलने लगती है। फिर उसी रात मरियम का बाप जोनाथन सबको बताता है कि मैंने पॉल से कुछ जमीन खरीद ली है और अब हम सब मिलकर यहीं पर रहेंगे। फिर अगले दिन जब माइकल और एंजल खेत में काम कर रहे थे, तभी एंजल उससे कहती है कि मरियम बहुत ही प्यारी लड़की है और तुम दोनों साथ में अच्छे भी लगते हो। इस पर माइकल कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। जिसके बाद एंजल भी उसे बता देती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, जो सुनकर माइकल कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये कभी नहीं बदलेगा, पर हम कोशिश करना जारी रखेंगे, क्या पता तुम माँ बन ही जाओ। लेकिन एंजल को पता था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो ना तो कभी माँ बन सकती थी और ना ही माइकल की पत्नी। आगे जब वो दोनों डिनर कर रहे थे, तभी एंजल माइकल से कहती है कि मुझे फिर से उसी जगह पर जाना है जहाँ पर हम दोनों ने वो सनराइज देखा था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर जाकर सनसेट देखते हैं और इस पल को यादगार बनाने के लिए वहीं पर मजदूरी करने लगते हैं। फिर अगली सुबह एंजल मरियम के लिए एक चिट्ठी लिखती है और उसमें माइकल की अंगूठी रखकर सबके जागने से पहले एक आदमी के साथ शहर चली जाती है। आगे जब मरियम को वो चिट्ठी मिलती है तो उसमें लिखा था कि तुम और माइकल साथ में बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो और दिन रात मजदूरी करो। जिसके बाद मरियम वो चिट्ठी माइकल को दिखाती है और कहती है कि तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए। माइकल कहता है कि नहीं, क्योंकि मैंने उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अगर वो इसे मानने को तैयार ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और एक बात और, जरूरी नहीं है कि कीड़ा नाली में ही हो, कभी कभी कीड़ा किसी की गिंड में भी हो सकता है। दूसरी तरफ एंजल शहर के एक होटल में पहुंचती है और होटल के मालिक से कहती है कि अगर आपको किसी कुक की जरूरत है तो मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ, पर मुझे यहाँ रहने के लिए जगह भी चाहिए और अगर तुम चाहो तो कभी कभी मेरी पिंकी भी बजा सकते हो। जो सुनकर उस होटल का मालिक तुरंत मान जाता है और एंजल वहाँ पर काम करने लगती है। लेकिन फिर अगले दिन रॉबिन का एक आदमी उसे वहाँ पर काम करते हुए देख लेता है, जिसके बाद उसी रात उस होटल में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर बर्बाद हो जाता है। फिर अगले दिन जब एंजल अपने जले हुए सामान को समेट रही थी, तभी वहाँ पर रॉबिन आता है और कहता है कि मेरी जान, तुम इतने सालों में कितनी बड़ी हो गई और पहले से ज्यादा खूबसूरत और मस्त हो चुकी हो। वैसे मैंने अपना बिजनेस इस शहर में भी शुरू कर लिया है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ मिलकर खूब पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एंजल उसे मना कर देती है और कहती है कि अब मैं वो काम छोड़ चुकी हूँ। तभी रॉबिन उसे कहता है कि कल रात होटल में जो आग लगी थी वो मैंने ही लगवाई थी, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं इस होटल के मालिक को भी मरवा दूंगा। जिस पर एंजल को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। लेकिन जब वह उसके अड्डे पर पहुंचती है तो वह देखती है कि रॉबिन के पास दो छोटी छोटी लड़कियां थीं, जिनसे वो उसी की तरह जबरदस्ती काम करवाता था। यह देखकर एंजल कहती है कि भीसड़ी के बड़ी लड़कियों को हैंडल करना तेरी औकात में नहीं है, इसलिए तू छोटी लड़कियों को लाकर उन पर जुल्म करता है। रॉबिन कहता है कि अब तो तू आ गई है ना, तो तू ही सब कुछ हैंडल करेगी, लेकिन अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे मार डालूंगा। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, तेरे खेत में मजदूरी करने वाले मजदूर कभी भी आते होंगे। जिसके बाद वो उसे तैयार करके स्टेज पर बुलाने लगता है। लेकिन तभी एंजल पहली बार गॉड से प्रार्थना करती है, कहती है कि अगर आप सच में हो तो प्लीज उन छोटी लड़कियों के लिए मेरी मदद करो। जिसके बाद वह स्टेज पर आती है और सबके सामने कहती है कि ये रॉबिन एक नंबर का भड़वा है, ये छोटी लड़कियों पर जुल्म करता है और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखता है। पर तभी रॉबिन सबसे कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है और उसे वहाँ से एक कमरे में ले जाता है। जिसके बाद वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ रॉबिन का एक आदमी आकर उसे नीचे गिरा देता है। दरअसल ये आदमी रॉबिन के गंदे कामों से परेशान हो चुका था, इसलिए वो एंजल को वहाँ से भागने में मदद करता है। तभी एंजल जल्दी से उन दोनों लड़कियों के कमरे में जाकर उन्हें वहाँ से लेकर बाहर भागने लगती है, जो देखकर बाहर खड़े लोग भी समझ जाते हैं कि ये रॉबिन तो सच में बहुत हरामी आदमी है। जिसके बाद सभी लोग भड़क जाते हैं और रॉबिन को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं रॉबिन भी अपनी गेंद उठाकर भागने लगता है, लेकिन वो सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और पकड़कर फांसी
पर लटका देते हैं। जिसके बाद कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम पॉल को देखते हैं जो छुपते छुपाते एंजल का पीछा कर रहा था। वो उसका पीछा करते करते एक स्कूल में पहुँचता है जहाँ उसे एंजल दिखाई देती है जो इस स्कूल में काम करती थी। पॉल उससे पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर एंजल बताती है कि इस स्कूल में मेरे जैसी भटकी हुई लड़कियों को रास्ता दिखाने का काम किया जाता है ताकि उन्हें एक बेहतर फ्यूचर मिल सके। यह सुनकर पॉल को बहुत अच्छा लगता है। तभी एंजल उससे माइकल और मरियम के बारे में पूछती है, जिस पर पॉल बताता है कि मरियम अब मेरी पत्नी है और वह जल्दी ही माँ बनने वाली है। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे जाने के बाद माइकल मरियम से शादी कर लेगा? वो तो हमेशा से उसे अपनी बहन मानता था। वो तो अभी भी तुमसे प्यार करता है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो सुनकर एंजल बहुत दुखी होती है क्योंकि वह चाहती थी कि माइकल अपनी जिंदगी एक अच्छी लड़की के साथ बिताए। तभी पॉल उसे कहता है कि मैं 4 बजे यहाँ से जाने वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसकी नजर एंजल पर पड़ती है जो वापस आ चुकी थी। जिसके बाद एंजल उसके पास आती है और कहती है कि मेरा असली नाम सारा है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने जो तुम्हें इतना परेशान किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। माइकल कहता है कि कोई बात नहीं, शायद वो कीड़ा वापस नाली में चला गया। जिसके बाद वो उसे फिर से अपनी माँ की अंगूठी देता है और वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है। हम माइकल को देखते हैं जो फिशिंग कर रहा था। तभी उसके पास एंजल आती है जो कि प्रेग्नेंट थी और उनका एक छोटा बच्चा भी था, जिसका मतलब था कि एंजल अब ठीक हो चुकी थी और जो परिवार माइकल चाहता था उसे वो परिवार मिल चुका था। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।